सुन रहे हैं जासूस। नमस्ते, माई सेल्फ बंटी चौक से। कुछ लोग ना अपनी गलतियां मानते तो हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर पाते। मेरा दोस्त जमुना पार का जासूस भुवन पांडे, वो भी ना ऐसा ही है। आज हम उसकी सबसे बड़ी हार के बारे में बात करेंगे, जिसने उसके पूरे कॉन्फिडेंस को तहस नहस कर दिया। इस कहानी का नाम है फूलमाला। मई 1991 भुवन को आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया गया और उसे एक वीडियो दिखाया गया। आगमन को पकड़ने के बाद उससे जो जानकारी हासिल हुई थी, उस आधार पर 6 और हत्यारे पकड़े गए थे जो दिल्ली में ही बसे थे। हालांकि उन्हें पकड़ने में भुवन की चप्पल घिस गई थी, लेकिन ऐसी खबरें अखबारों में छपती कहाँ है। खैर, उस दिन उस वीडियो में एक हत्यारे का कन्फेशन था। उसे मद्रास से तार आते थे आगे की प्लानिंग की। ये मद्रास के उसी पोस्ट ऑफिस से आते थे जहां रामा राव के केस में फ्लॉपियां जाती थी। साथ ही एक और खबर दी गई, प्रधानमंत्री साहब परसों मद्रास के पास श्री पेरम्बदूर जाने वाले हैं एक चुनावी रैली में, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें उसी दिन निकलना था। दोपहर 3 बजे मद्रास पहुंचते ही हमने अपना सामान सरकारी रेस्ट हाउस में रखा और हम दोनों आगे की इंक्वायरी के लिए फौरन कोट्टापुरम पोस्ट ऑफिस के लिए निकल गए। पूरे रास्ते भुवन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मद्रास पहुंचने के बाद भी वो बस अपनी फाइलों में घुसा रहा, जिसमें उसने सारे नोट्स बना रखे थे। भुवन इस केस की तह तक किसी भी तरफ पहुंचना चाहता था। पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर रॉ के नोडल ऑफिसर मिस्टर नेगी हमारा इंतजार कर रहे थे। वो भुवन को देखकर मुस्कुराए और हम दोनों उनकी तरफ बढ़ गए। भाई, ये टकले के सिर के बाल तो आईब्रो में समा गए। इतने घने तो जंगल भी नहीं हुआ करते। जरूर इसके पूर्वज ना गोरिल्ला होंगे। चुप कर, सुन लिया तो यहीं तेरा एनकाउंटर हो जाएगा। अबे लेकिन हम पोस्ट ऑफिस क्यों आए हैं? यार देख, सारे हत्यारों का मोड ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट। हाँ, 10 बार सुन चुका हूँ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस था। अब तो सपने में भी पोस्ट ऑफिस ही आते हैं। हेलो मिस्टर भुवन, heard a lot about you, but let me tell you something. आप लोग शौकिया जासूस हैं and we are real spies. हाँ सर, समझ गए आप जेम्स बॉन्ड हो, लेकिन अपना भाई भी शर्लॉक से कम नहीं है। I'm sorry आप? माई सेल्फ बंटी चौक से भुवन का पार्टनर। Oh, I see. चलिए अंदर चलते हैं। अब आफ्टर यू सर। अंदर हमने पोस्टमास्टर से बात की, जो तामिल में कुछ इंडे बिंडे कर रहा था। नेगी साहब की मद्रासी तो मद्रासियों से भी तेज थी, तो उन्होंने ही उनसे बात की और सारी चिट्ठियों और पार्सल की जानकारी ली और बाहर आकर हमें दी। इनका कहना है कि चिट्ठियां और तार तो यहाँ से कोई भी पोस्ट कर सकता है और दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसने पोस्ट किया? क्योंकि वो आज भी आएगा सर। एंड हाउ डू यू नो दैट? आखिरी हत्यारा परसों ही पकड़ा गया और उसे 23 मई तक एक और तार मिलना था, जैसा कि पिछली में लिखा था। मैंने उसके हाथ से एक और तार लिखवाकर वापस भेजने वाले के पोस्ट बॉक्स पर पोस्ट कर दिया था। वो तार आज आया है और मेरी छठी बत्ती ये कहती है कि अगर 23 तक एक और तार पहुंचना है तो आज ही एक और तार जाएगा, क्योंकि 2 दिन का समय तो लगेगा ही जाने में। इससे फास्ट तो भारतीय डाक हो नहीं सकता। इसीलिए कोई ना कोई तो आज जरूर वो पोस्ट बॉक्स खोलेगा और एक टेलीग्राम भेजेगा। और आपको कैसे पता चला कि वो अभी तक आया नहीं है? क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 4 PM। यू नो, पोस्ट ऑफिस बंद होने का वक्त हो गया है। सर, आपको उस कैश काउंटर के पास खड़ा वो भला आदमी दिख रहा है नीली शर्ट में? हाँ, व्हाट अबाउट हिम? उसका नाम है वेंकटेश प्रभु स्वामी, मेरा कॉलेज का दोस्त है। आज सुबह से वो यहीं खड़ा है और उस बॉक्स पर नजर रखे हुए है। कहा था ना सर, सबके रास्ते कर देता है ब्लॉक, क्योंकि अपना भाई है बेटर देन शर्लॉक। झकास। ओके, गुड वर्क। तभी उस कैश काउंटर पर खड़े वेंकटेश ने भुवन की तरफ इशारा किया। भुवन उसकी तरफ पलटा तो उसने पोस्ट बॉक्स की ओर देखने को कहा। एक आदमी पोस्ट बॉक्स खुले था। हम तीनों चुपचाप उसके पास गए और नेगी ने जो उसकी गर्दन दबोची कि वो मद्रासी में बिलबिला उठा। ओए ओए ओए, मजा ही आ गया। हम उसे पकड़कर बाहर निकले। आदमी चिल्ला ही जा रहा था कुछ मद्रासी में। तभी नेगी के कार के पास आकर खड़ा हो गया।
हमने देखा उस आदमी की पीठ में एक सुई की नोक जितने छेद से बेहिसाब खून बह जा रहा था। जहरीली सुई। मैंने सोचा मुंह लगाकर खून चूसूं, मगर भुवन ने मुझे रोका। क्या कर रहा है? जहर निकाल रहा हूँ यार, और क्या। पागल है क्या? ये फिल्म नहीं है, रुक। भुवन ने चारों ओर नजरें घुमाई तो एक आदमी पर उसकी नजर हुई, जो कुछ कदमों की दूरी पर चल रहा था और बार बार पलटकर हमें ही देख रहा था। भुवन ने उसके ओर इशारा किया और मैं दौड़ पड़ा। दौड़ में ऐसा कोई नहीं था जिसे मैंने ना हराया। वो आदमी भागा और मैं भी। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। राज की गलियों में उसके पीछे भागते भागते मैं ना जाने कितनी दूर हाईकोर्ट तक आ गया। वहां आकर मैं कंफ्यूज हो गया। सामने सारे वकील सफेद शर्ट और काली पैंट पहने घूम रहे थे। मैंने थोड़ी देर उस आदमी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो पोस्ट ऑफिस वापस आया। पोस्ट ऑफिस के बाहर देखा तो नेगी की गाड़ी में उस आदमी की लाश पड़ी थी। खून से लथपथ उसकी पीठ और नीला पड़ चुका उसका थोबड़ा। इधर भुवन उसके जेब को चेक कर रहा था और नेगी वायरलेस पर किसी से बात कर रहा था। पहली बार कोई मुझसे तेज भाग गया, हाईकोर्ट में घुस गया यार, साला पहचान ही नहीं पाया। मतलब वो लोकल था, इसलिए सारी गलियां पहचानता था और इस आदमी पर नजर रखने का काम कर रहा था। नेगी साहब। हाँ कहो। सुई लगने के पहले ये आदमी तमिल में क्या चिल्ला रहा था? ये विरई वागस सयुंगल चिल्ला रहा था, मतलब जल्दी करो। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? तभी भुवन ने उसकी जेब में हाथ डाला और एक किताब उसके हाथ लगी। किताब का नाम क्राइम्स ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। क्रांतिकारी को उग्रवादी बनाने के लिए सिर्फ कुछ शब्द ही काफी है। क्या मतलब? मतलब इसे पता था कि अगर ये पकड़ा गया तो मारा जाएगा और ये अपने हत्यारे को बुला रहा था। नेगी ने उस किताब को पलटना शुरू किया। पहले पन्ने के बाद ही उसके फाख्ते उड़ गए। क्या हो गया सर, रात वाली किताब है क्या? प्लीज शट अप। भुवन, ये प्रिंटिंग प्रेस तो यही पास में है, शुभा फोटो एंड प्रिंटिंग स्टूडियो। अरे यार, इस नाम से छठी बत्ती क्यों जल रही है? करप्पू दुराई के केस में वो इसी प्रेस को फ्लॉपी भेजता था, है ना? हमें लगा कि पोस्ट ऑफिस से ही वो एक्स्ट्रा फ्लॉपी निकाल ली जाती होगी, लेकिन हो सकता है कि वो फ्लॉपी भी इसी स्टूडियो आती हो। नेगी साहब, हमें फौरन वहां चलना होगा। रुक जाओ, मैं अभी लोकल पुलिस को बोलकर तलाशी का वारंट निकलवाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, इसमें पुलिस क्या करेगी? क्या मतलब? आई एम सॉरी, मेरा मतलब पहले हम चल के जगह का मुआयना तो कर लें। शुभा प्रिंटिंग एंड फोटो स्टूडियो बस 3-4 गलियां दूर था। पहुंच के हमने देखा कि वो किसी भी मामूली फोटो स्टूडियो जैसा ही सेटअप था। बाहर एक काउंटर, अंदर 3 कमरे। एक कमरे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा था, शायद वहाँ फोटो डेवलप होते होंगे। काउंटर पर एक महिला बैठी थी और ऐसे घूर रही थी जैसे उसके ससुराल वाले उसे लेने आए हैं। हेलो, has this book been published here? சொல்லுங்க என்ன வேணும்? ये कह रही हैं, हाँ क्या बात है? Nothing. I was just looking forward to meet the author, Shubha Swaminathan. मैं ही हूँ शुभा स्वामीनाथन, कहिए। Oh, आप हिंदी? अच्छा, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये किताब एक दोस्त से ली थी और मैं आपको बधाई देने आया था। आपने बहुत अच्छी लिखी है। झूठ बोल रहे हैं आप। जी? आपने इस किताब का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। अब बताइए क्यों आए हैं यहाँ? ओ मैडम। बंटी जी, आपने सच कहा, हमने ये किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस किताब का एक शब्द भी मेरा नहीं है। ये सब तो इंडियन मीडिया में छपे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मैंने बस उनका कंपाइलेशन किया है। अब बताइए क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? टू बी ऑनेस्ट, हमें ये किताब एक आदमी के पास से मिली आज, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स नंबर 378। बंदी के कॉन्फिडेंस की रस्सी तो चल गई थी, लेकिन उसकी अक्कड़ कम नहीं हुई थी। ओ, अदक नाय न पढ़ना, मतलब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप हमें बता सकती हैं कि दिल्ली के नायर टाइपफेस से आने वाली फ्लॉपियों में से एक्स्ट्रा फ्लॉपी से आप क्या करती हैं? किसे भेजती हैं वो एक्स्ट्रा फ्लॉपी? नायर टाइप फेस? आप है कौन? मैं भुवन पांडे, मिस्टर करप्पू दुराई का प्राइवेट डिटेक्टिव। ये बंटी चौक से मेरा पार्टनर और ये नेगी साहब मेरे दोस्त हैं, यहाँ बैंक में नौकरी करते हैं। काडवड़े। अब बताइए। लुक, मुझे नहीं पता आप किस फ्लॉपी की बात कर रहे हैं, और जहाँ तक नायर का बात है तो करप्पू दुराई से मेरी कुछ ही दिन पहले बात हुई है और उसने कहा आप लोगों ने वो केस सॉल्व कर दिया है। सो नाउ प्लीज स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। जी जरूर, लेकिन अगर आपको कुछ याद आए तो
मैं होटल डायमंड डिलाइट के कमरा नंबर 103 में रुका हूँ। सरी ओके। हम तीनों बाहर निकले। नेगी का चेहरा बता रहा था कि वो भुवन को जी भर के गालियां बकना चाहता है। If we would have come with a warrant, मैं अभी सारा सच उगलवा लेता इस औरत से। नहीं सर, ऐसा करने से बाकी के लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब ये औरत समझ रही होगी कि हम पुलिस लेकर आएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए सर, ये अनाउंस करवाइए कि कल प्रधानमंत्री की गाड़ी सामने वाली सड़क से होकर जाएगी और इस गली में आने वाले हर आदमी की चेकिंग करवाइए। बंटी, तू सड़क की दूसरी तरफ रहेगा और हर उस इंसान पर नजर रखेगा जो यहाँ की चेकिंग देखकर दूसरी गली से अंदर जाएगा और मुझे वायरलेस पर अलर्ट करेगा। ओके? उस शाम ही पुलिस चेक पोस्ट बन गया और मैं अपनी पोजीशन पर तैनात हो गया। भुवन स्टूडियो के पास ही एक अंधेरे कोने में छुपा सिगरेट का डिब्बा लेकर बैठ गया और नेगी दूर एक कार में। आते जाते हर आदमी की चेकिंग हो रही थी। मुझे नींद आने वाली थी कि मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। दिखने में तो मस्त लग रही थी, मगर वो गौर से पुलिस की चेकिंग को देख रही थी। फिर वो सीधा आगे बढ़ी और अगली गली की तरफ मुड़ गई। भुवन, कम इन भुवन। हाँ बोल बंटी। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, नीली सूट में तेरी गली जा रही है। उसने एक लाल बैग लिया हुआ है, चश्मा लगा के। ओवर कॉपी। मैं चुपचाप उस लड़की के पीछे लग गया। थोड़ा अंदर जाने पर भुवन सामने खड़ा था। लड़की भुवन को देखकर पीछे पलटी, पीछे मैं खड़ा था। भुवन के इशारे पर एक महिला कांस्टेबल आई और उसने उस लड़की को दबोच लिया। तब तक नेगी भी वहां आ गया और उस लड़की को अरेस्ट कर लिया। हम उस लड़की को लेकर रॉ के आउट हाउस पहुंचे, जहां उससे पूछताछ की गई और उसके बैग की तलाशी ली गई। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री अगले दिन मद्रास आने वाले थे। आपका नाम? नलिनी श्रीनिवासन। शुभ फोटो स्टूडियो से आपका क्या संबंध है? एन्न फोटो स्टूडियो। यहाँ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है नलिनी, सच सच बताइए। नानवर्ती फोटोग्राफर। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और शोभा जी मेरा गुरु है। मैं उन्हें अपनी फिल्म देने जा रहा था, डेवलप करने के लिए। एक और झूठ बोला तो मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ पर घसीट कर ले आऊंगा। अब सच बोल। मारो और मारो, इसके अलावा और किया क्या है तुम लोग तमिलियों के साथ? नलिनी, आप लोगों का क्या प्लान है? तुम लोग सुन नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री को मारने का प्लान है। क्या कर लेगा तुम लोग? नेगी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ तो बात करने दीजिए ना। Who the hell do you think you are? These people, ये लोग ऐसे ही समझते हैं। And don't you ever shout at me like that. It's my job to keep the PM safe and I'll bloody do it. If you have any problem, then please get out. Damn it. भुवन गुस्से में बाहर निकल गया, मैं भी पीछे हो लिया। जैसे ही हमने सिगरेट सुलगाई, अंदर से नलिनी की चीख की आवाज सुनाई दी। नेगी उसे ऐसी गालियां दे रहा था कि कान से खून निकल आए। लगभग आधे घंटे के टॉर्चर के बाद नेगी ने भुवन को आवाज Mr. भुवन, हम दोनों अंदर गए। अब पूछिए आपको जो पूछना है। She'll comply. नलिनी के चेहरे पर खरोंचें थीं जिनसे लगातार खून बहता जा रहा था और अब वो सुबकते ही सही भुवन की हर बात का जवाब दे रही थी। कैसे जानती हो शुभा को? हम लोग मेरे माँ के क्वार्टर्स में रहते। मेरी अम्मा एक नर्सिंग होम में नर्स। अचानक एक दिन नर्सिंग होम वाला बोला क्वार्टर्स खाली करो। हम लोग क्या करता? हा? तब मुर्गन नाम का एक आदमी मिला जो बोला कि शोभा को अपना स्टूडियो बेचना है। किसी तरह इंस्टॉलमेंट में स्टूडियो खरीदा और हम लोग स्टूडियो में काम करता। उधर ही एलटीटी का आदमी से मिलता और पता चलता मुर्गन जासूस होना। शोभा भी धीरे धीरे पता चलता तुम लोग उधर नॉर्थ इंडिया में बैठ के तमिलियों को बर्बाद करता। जो तमिल लोग श्रीलंका में अपना हक मांगता तो उन लोगों को भी मारने के लिए IPKF भेज देता। इसलिए प्लान किया उसको दिल्ली में मारेगा, लेकिन एक एक करके हमारा सब कामरेड पकड़ा गया। अब कल हम लोग उसको श्री पेरम्बुदूर में बम से उड़ाएगा। What? हाँ,
हमारा व्हाइट टाइगर कामरेड लोग एक काम करेगा। कहाँ चल रही है ये तैयारी, बताओ। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बताओ हरामजादे, बोल। फोटो स्टूडियो में डेवलपिंग रूम से सूट का ट्रायल हो रहा है। नांगे पोरे, मैं उसी में जा रहा हूँ। हम तीनों तेजी से बाहर की तरफ भागे, सीधा कार में बैठे और जितनी तेज हो सकता था शुभा फोटो एंड प्रिंटिंग स्टूडियो पहुंचे। नेगी ने कुछ पुलिस वालों को भी बुला लिया था। शटर बंद था। मैं तो मुक्का मार के तोड़ ही देता, लेकिन भुवन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पुलिस वाले को ताले की तरफ इशारा किया। हम घूमकर पीछे की तरफ गए और एक खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चल पड़े। स्टूडियो रूम में अंधेरा था। हम धीरे धीरे सावधानी से डेवलपिंग रूम की तरफ बोलिए। अंदर की लाइट चालू थी और कुछ लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा खोला और सबकी तरफ बंदूकें तनी। Nobody moves. Hands up. अंदर 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। वो लड़कियों को बम से लदे जैकेट्स पहना रहे थे और उनकी फिटिंग जांच रहे थे। एक पुलिस वाले ने दौड़कर जैकेट उतारे और सबको अलग अलग किया। भुवन पांडे ने फिर से अपनी होशियारी से एक और मामला सुलझा लिया था। थैंक यू मिस्टर भुवन, आपके बिना ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता। यू हैव सर्व्ड योर नेशन। शुक्रिया सर, लेकिन आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। एंड आई एम सॉरी फॉर डाउटिंग योर मेथड्स। नेवर माइंड यंग मैन, कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है। सभी उग्रवादियों को हथकड़ियों में बाहर ले जाया गया। मैं और भुवन बाहर सिगरेट पीने लगे और नेगी साहब अपना सिगार। प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान फेल हो चुका था और हम जीत गए थे। भुवन आउट हाउस चले, उस साली नलिनी को खुशखबरी दे आए कि उसके सारे दोस्त पकड़े गए हैं। क्या कहते हो? जरूर सर। अब तक सुबह हो चुकी थी और प्रधानमंत्री मद्रास पहुंच चुके। मद्रास की सड़कों पर पूरी भीड़ ये बता रही थी कि यहाँ हर कोई उनकी जान का प्यासा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे प्यार भी करते हैं। भीड़ की वजह से 20 मिनट का रास्ता तय करने में हमें लगभग 3 घंटे लग गए। जब तक प्रधानमंत्री वहां से हेलीकॉप्टर पर श्री पेरुम्बदूर के लिए रवाना नहीं हो गए, हम वहीं थे। लेकिन भुवन अब भी किसी सोच में डूबा था। अयो जी, क्या हुआ? मुंह काहे को लटका तुम रहा? यार एक बात अभी भी खटक रही है। सब कुछ कैसे आसानी से पीस बाय पीस अपनी जगह मिलता गया, जैसे एक ही कड़ी से सब जुड़े थे। नहीं, कुछ तो है जो अभी छूट रहा है। डोंट वरी यंग मैन, कभी कभी ऐसा लगता है। जस्ट माय एक्सपीरियंस। हम वहां से आउट हाउस पहुंचे तो पहुंचते ही हमारे होश उड़ गए। बाहर के सभी गार्ड्स की जगह उनकी लाशें पड़ी थी। सबकी गोली मारकर हत्या की गई थी। हम भागते हुए अंदर गए। अंदर के गार्ड्स भी मरे पड़े थे। कमरे में रेडियो चालू था, किसी तमिल चैनल पर। नलिनी नहीं, बस उसका बैग और एक नेगेटिव फिल्म का खाली रोल पड़ा था। भुवन ने वो रोल उठाया। अंदर से एक लाल रोशनी आ रही थी। नेगी ने वो रोल का कवर तोड़ा और अंदर जो था वो देखकर हम सबके तोते उड़ गए। ट्रांसमीटर, मतलब नलिनी ने हमें बेवकूफ बनाया। शिट। भुवन की सांसें रुक गई थी। तभी रेडियो पर तमिल में कुछ बोला गया और नेगी ने सिर पकड़ लिया। सर, क्या बोल रहे हैं रेडियो में? அதிர்ச்சி தகவலின்படி மனித வெடிகுண்டு தாக்குதலில் நம் பாரத பிரதமர் கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து புலனாய்வு பிரிவினர் प्रधानमंत्री जी को मार दिया। கொண்டுள்ளனர். நாடும் एक लड़की ने उन्हें बम से लदी फूल माला पहनाई और ब्लास्ट में भुवन जहां खड़ा था वही बैठ गया। दिल्ली में बैठे हत्यारे, टेलीग्राम, फ्लॉपी, शुभा फोटो स्टूडियो, नलिनी, ये सब सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए थे और हम बन रहे थे। भुवन की ये पहली हार थी और भुवन आज भी ये मानता है कि उसकी इस गलती की सजा पूरे देश को चुकानी पड़ी। खैर, उस हत्याकांड में 5 उग्रवादी तो बम ब्लास्ट में ही मारे गए, सिवाय एक के, नलिनी, और उसे उम्र कैद की सजा।